हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल संकल्प से सक्सेस तक पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है ब्रिटिश सत्ता का विस्तार, जिसमें हम देखेंगे बंगाल, मैसूर, पंजाब आदि के संदर्भ में एमसीक्यू। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था। तो आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए अवध का नवाब, ऑप्शन बी हैदराबाद का निजाम, ऑप्शन सी कर्नाटक का नवाब, ऑप्शन डी मैसूर का राजा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि हैदराबाद का निजाम। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत में अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित करने तथा फ्रांसीसियों के भय को समाप्त करने के उद्देश्य से वेलेस्ली ने सहायक संधि प्रणाली को प्रचलित किया था। 1798 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम अली लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राज्य था। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? तो आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए मैंगलोर की संधि, ऑप्शन बी श्रीरंगपत्तनम की संधि, ऑप्शन सी मैसूर की संधि, ऑप्शन डी बिदनूर की संधि। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि श्रीरंगपत्तनम की संधि। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। 1789 में त्रावणकोर पर टीपू सुल्तान ने आक्रमण कर दिया। यह राज्य अंग्रेजों का मित्र राज्य था। नतीजन सन 1790 को कॉर्नवालिस ने मराठों और निजामों की संयुक्त सेना के साथ टीपू सुल्तान को श्रीरंगपत्तनम दुर्ग में घेर लिया, जिसके कारण टीपू सुल्तान को श्रीरंगपत्तनम की संधि करनी पड़ी। इस संधि के अनुसार टीपू सुल्तान को अपने देश का लगभग आधा भाग अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना पड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए शुजाउद्दौला, ऑप्शन बी शहादत खां बुरहानुल मलिक, ऑप्शन सी सफदरजंग, ऑप्शन डी शेर खां। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि शहादत खां बुरहानुल मलिक। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अवध राज्य अंग्रेजों और मराठा राज्यों के बीच में था। इसे बफर राज्य के रूप में जाना जाता था। अवध के राजा ने अंग्रेजी साम्राज्य के पोषण में धाय की भूमिका निभाई। अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक शहादत खां था। उसने फैजाबाद को अपनी राजधानी बनाया। वह सिया और निसापुर के सैयदों का वंशज था। उसे 1722 में अवध का सूबेदार बनाया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? तो आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए जहादार शाह, ऑप्शन बी फर्रुखसियार, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह, ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि शाह आलम द्वितीय। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कंपनी ने जुलाई 1763 ईस्वी में मीर जाफर को नवाब घोषित कर मीर कासिम के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास पहुंचा। उसी समय शुजाउद्दौला के साथ मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी था। इस प्रकार तीनों के मध्य हुए समझौते के तहत इनकी संयुक्त सेना ने पटना के पास बक्सर में सैनिक डेरा डाला। 22 अक्टूबर 1764 को हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने इस संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। इस युद्ध को बक्सर का युद्ध कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कैप्टन पोपहेम, ऑप्शन बी सर आयरकूट, ऑप्शन सी सर हेक्टर मुनरो, ऑप्शन डी जनरल गोडार्ड। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि सर आयरकूट। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। हैदर अली ने 1780 में अरकाट जीत लिया। अब अंग्रेजों ने निजाम को गुंटूर का क्षेत्र दिया और मराठों से सालबाई की संधि की, जिसे मराठा व निजाम दोनों ही हैदर अली से अलग हो गए। अब वॉरेन हेस्टिंग ने आयरकूट के नेतृत्व में एक सेना भेजी। पोर्टोनोवा के युद्ध में हैदर अली पराजित हुआ और घायल हो गया तथा 1782 में उसकी मृत्यु हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, नृत्य निर्माता यानी कि किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मीर जुमला, ऑप्शन बी जुल्फिकार खां, ऑप्शन सी चिनकलिज खां, ऑप्शन डी सैयद बंधु। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि सैयद बंधु। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सैयद बंधु भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाले के नाम से विख्यात हैं। इनके नाम अब्दुल्ला खां, हुसैन अली खां बरा है। इन्होंने भारतीय इतिहास में 4 लोगों को
जिसमें फर्रुखसियर, रफ़ीउद्दर्जाद, रफ़ीउद्दौला और मोहम्मद शाह को राजा बनाया। ये हिंदुस्तानी दल के नेता थे तथा 1713 से 1720 ईस्वी तक मुगल दरबार में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बहादुर शाह फर्स्ट, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह फर्स्ट, ऑप्शन सी बहादुर शाह सेकंड, ऑप्शन डी शाह आलम सेकंड। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि शाह आलम सेकंड। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। शाह आलम द्वितीय 1752 ईस्वी से 1806 ईस्वी तक रहा। अली गौहर के नाम से जाना जाता है। इसके समय में पानीपत का तृतीय युद्ध तथा बक्सर का युद्ध हुआ। शाह आलम द्वितीय ने ही क्लाइव को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी किसने प्रदान करी थी अंग्रेजों को? शाह आलम द्वितीय ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन मुगल बादशाह एक बड़ा शायर भी था जिसके द्वारा अपने आखिरी समय में कहा गया यह शेर विख्यात है? कितना है बदनसीब जफर के दफन के लिए 2 गज जमी भी ना मिली कुएं यार में। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बहादुर शाह फर्स्ट, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह फर्स्ट, ऑप्शन सी अहमद शाह सेकंड, ऑप्शन डी बहादुर शाह सेकंड। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि बहादुर शाह सेकंड। बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857 ईस्वी तक अंतिम मुगल बादशाह था। जफर इसका उपनाम था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद इसे बंदी बना लिया गया और जफर को निर्वासित कर रंगून भेज दिया गया, जहां 1862 में उसकी मृत्यु हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, फैजाबाद की संधि आसिफुद्दौला और किस अंग्रेजी गवर्नर के मध्य हुई? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी हेक्टर मुनरो, ऑप्शन डी चार्ल्स आयरकूट। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि वारेन हेस्टिंग। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। फैजाबाद की संधि आसिफुद्दौला और वारेन हेस्टिंग के मध्य हुआ। इस संधि के तहत बनारस पर अंग्रेजी सर्वोच्चता स्वीकार कर ली गई और वारेन हेस्टिंग ने अवध के बेगमों की समाप्ति की सुरक्षा की गारंटी ली थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्ष 1775 से 82 ईस्वी के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा एक परिणाम था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्रिटिश युद्ध जीत गए, ऑप्शन बी मराठा युद्ध जीत गए, ऑप्शन सी किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई, ऑप्शन डी इससे हैदर अली को शक्ति जुटाने में मदद मिली क्योंकि ब्रिटिश और मराठा युद्ध में लगे थे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। वर्ष 1775 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में निर्णायक के रूप में किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन उस संघ की सहभागी नहीं था जिसे बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने पराजित किया था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सुजाउद्दौला, ऑप्शन बी शाह आलम, ऑप्शन सी मीर जाफर, ऑप्शन डी मीर कासिम। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि मीर जाफर। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मीर कासिम बंगाल का नवाब था, सुजाउद्दौला अवध का नवाब और शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह के मध्य लड़ा गया, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिराजुद्दौला, ऑप्शन बी सरफराज, ऑप्शन सी मीर जाफर, ऑप्शन डी मीर कासिम। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि सिराजुद्दौला। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अलीवर्दी खां की मृत्यु के पश्चात उसका दोहित्र पुत्री का पुत्र सिराजुद्दौला उसका उत्तराधिकारी बना। गद्दी पर बैठने के समय उसके 3 प्रमुख शत्रु थे, अंग्रेज, शौकत जंग और घसीटी बेगम। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध एक संधि द्वारा समाप्त हुआ, वह निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बर्मा की संधि, ऑप्शन बी तामू की संधि, ऑप्शन सी भामो की संधि, ऑप्शन डी यादबू की संधि। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि यादबू की संधि। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 में लड़ा गया था। लॉर्ड एमहर्स्ट इस समय गवर्नर जनरल था। इस युद्ध का खात्मा 1826 की यादबू की संधि से हुआ था। इस संधि के बाद अंग्रेजी क्षेत्र का विस्तार हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन है प्रथम कर्नाटक युद्ध, ऑप्शन बी द्वितीय कर्नाटक युद्ध, ऑप्शन सी प्रथम मैसूर युद्ध, ऑप्शन डी द्वितीय
मैसूर युद्ध। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रथम मैसूर युद्ध। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 में तब प्रारंभ हुआ जब निजाम और अंग्रेजों की सेनाओं ने हैदर अली पर हमला कर दिया था, लेकिन हैदर अली ने इस आक्रमण का न केवल सामना किया बल्कि 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि से समाप्त भी किया। यह संधि हैदर अली की जीत का परिणाम था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी के अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था क्योंकि इसके ऑप्शन है। ऑप्शन ए, इसने भारत में फ्रेंच शक्ति का अंत कर दिया। ऑप्शन बी, इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए सत्ता के लिए रास्ता खुल गया। ऑप्शन सी, एडमिरल वाटसन कर्नल क्लाइव के अधीन सारी सेना सफाया हो गया। ऑप्शन डी, सिराजुद्दौला के खिलाफ सभी विश्वासघाती मारे गए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत में ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्लासी के युद्ध के परिणामों के संदर्भ में मेल्सन ने लिखा है कि इतना तत्कालिक, स्थायी और प्रभावशाली परिणामों वाला कोई युद्ध नहीं हुआ। इस युद्ध में विजय बंगाल और अंग्रेजी साम्राज्य की नींव डाल दी तथा भारत में मध्यकालीन युग का अंत हो गया और आधुनिक युग शुभारंभ हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, 1756 में ब्रिटिश द्वारा की गई कलकत्ता की किलेबंदी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने क्या माना? बड़े पैमाने पर ब्रिटिश व्यापार की वृद्धि। ऑप्शन बी, अपनी प्रभुत्ता पर आक्रमण। ऑप्शन सी, भारत में ब्रिटिश की सुरक्षा। ऑप्शन डी, बंगाल ब्रिटिश नियंत्रण। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि अपनी प्रभुत्ता पर आक्रमण। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अलीवर्दी खां की मृत्यु के पश्चात उसका दोहित पुत्र सिराजुद्दौला उत्तराधिकारी बना। नए नवाब को अपने प्रतिद्वंदी पूर्णिया के नवाब शौकत जंग और मौसी घसीटी बेगम के अतिरिक्त अंग्रेजों से निपटना था। दूसरी ओर अंग्रेजों को आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध की आशंका थी। उन्होंने कलकत्ता में फोर्ट विलियम की किलेबंदी कर दी तथा उसके परकोटे पर तोपें चढ़ा दी। सिराजुद्दौला ने इसे अपनी प्रभुत्ता पर आक्रमण माना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, 1756 ईस्वी में कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला का आक्रमण किए जाने का तात्कालिक कारण निम्नलिखित में से कौन सा एक था? तो आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, अंग्रेजी कंपनी द्वारा अतिदेय व्यापार कर अदा करने से इनकार। ऑप्शन बी, अंग्रेजों ने नवाब के विरुद्ध उसे गद्दी से हटाने की दृष्टि से षड्यंत्र किया। ऑप्शन सी, सिराजुद्दौला अंग्रेजों को बंगाल के बाहर खदेड़ना चाहता था। ऑप्शन डी, कलकत्ता की किलेबंदी को ध्वस्त करने से अंग्रेजों का इनकार। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि कलकत्ता की किलेबंदी को ध्वस्त करने से अंग्रेजों का इनकार। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। 1756 ईस्वी में कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला द्वारा आक्रमण किए जाने का तात्कालिक कारण कलकत्ता की किलेबंदी को ध्वस्त करने से अंग्रेजों का इनकार करना था। आज्ञा न मानने पर सिराजुद्दौला ने 15 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर घेरा डाल दिया तथा 1757 ईस्वी में उसका क्लाइव के साथ प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी करने के कारण पराजित हुआ। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता, जो अब कोलकाता है, उन प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन कौन से गांवों से मिलकर कोलकाता शहर बना? तो आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, मिदनापुर, चटगांव, बर्दवान। ऑप्शन बी, 24 परगना, कोलकाता, ठाकुरगांव। ऑप्शन सी, सूतानाती, कोलकाता, गोविंदपुर। ऑप्शन डी, मिदनापुर, ठाकुरगांव, गोविंदपुर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सूतानाती, कोलकाता और गोविंदपुर को मिला के कलकत्ता बना। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। 1690 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जॉब चारनाक ने कंपनी के व्यापारियों के लिए एक बस्ती बनाई। 1698 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक अस्थायी जमींदार परिवार स्वर्ण राय चौधरी से 3 गांव सूतानाती, कोलकाता और गोविंदपुर के इजारे के लिए। बाद में यही तीनों गांव मिलकर कलकत्ता शहर के रूप में विकसित हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्लासी के युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण था? तो आपके ऑप्शन है। ऑप्शन है, अंग्रेजों ने कलकत्ता में प्रवेश करने वाले माल पर भारी शुल्क लगाए। ऑप्शन बी,
सिराजुद्दौला को संशय था कि अंग्रेज उसके प्रतिद्वंदियों की तरफदारी करते थे। ऑप्शन सी, अंग्रेजों ने कलकत्ता की किलेबंदी शुरू कर दी। ऑप्शन डी, सिराजुद्दौला को फ्रांसीसियों द्वारा उकसाया गया। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि सिराजुद्दौला को संशय था कि अंग्रेज उसके प्रतिद्वंदियों की तरफदारी करते हैं। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। क्लाइव का दूसरा काल बेहद ही कूटनीतिक तथा चालाकियों से भरा था। वह लगातार ऐसे लोगों की खोज में था जिनके जरिए भारत में पैर जमाने में बढ़ोतरी हो सके। फलस्वरूप नवाब सिराजुद्दौला का गुस्सा बढ़ता ही गया और प्लासी का युद्ध अस्तित्व में आया। सिराजुद्दौला भीतरघातियों के कारण हार गया। मीर जाफर की गद्दारी से क्लाइव अपने मंसूबों में आगे बढ़ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए, प्रथम मैसूर युद्ध हैदर अली और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया। ऑप्शन बी, द्वितीय मैसूर युद्ध हैदर अली और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया। ऑप्शन सी, तृतीय तथा चतुर्थ मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। हैदर अली तथा अंग्रेजों के बीच प्रथम युद्ध तथा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध क्रमशः अप्रैल 1767 से 69 तथा 1780 से 84 तक लड़े गए थे। वहीं तृतीय युद्ध चतुर्थ मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच क्रमशः 1790 से 92 ईस्वी तथा फरवरी 1799 से 4 मई 1799 तक लड़े गए। टीपू लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का तात्कालिक कारण निम्न में से क्या था? तो आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए, टीपू सुल्तान का फ्रांसीसियों के साथ गठबंधन। ऑप्शन बी, मराठों और निजाम के साथ अंग्रेजों का गठबंधन। ऑप्शन सी, टीपू सुल्तान द्वारा त्रावणकोर के राजा पर आक्रमण। ऑप्शन डी, गुंटूर को अंग्रेजों द्वारा अपने अधिकार में ले लेना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि टीपू सुल्तान द्वारा त्रावणकोर के राजा पर आक्रमण। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यह टीपू सुल्तान के ऊपर एक आरोप लगाकर थोपा था कि टीपू ने अंग्रेजों के खिलाफ फ्रांसीसियों से साठगांठ करके अंग्रेजों के मित्र त्रावणकोर के राजा पर हमला किया। यह युद्ध प्रारंभ में अंग्रेज और मराठों तथा निजाम की संधि करने के बाद भी नहीं जीत पाए थे, लेकिन 1 साल बाद उन्हें सफलता मिली थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यादवों की संधि 1826 से सालबाई की संधि 1782 और गंडामा की संधि 1779 में सर्वनिष्ठ है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए, इन संधियों द्वारा विभिन्न भारतीय शक्तियों एवं ब्रिटिश को हराने के लिए गठजोड़ बनाए। ऑप्शन बी, इन संधियों ने दक्षिण एशियाई शक्तियों को नियंत्रित करने में ब्रिटिश को समर्थ किया। ऑप्शन सी, इन संधियों ने विदेश में भारतीय संस्कृति के प्रसार को आगे बढ़ाया। ऑप्शन डी, इन संधियों ने दक्षिण एशिया में व्यापार को संवर्धित करने में जरूरी बढ़ावा दिया। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि इन संधियों ने दक्षिण एशियाई शक्तियों को नियंत्रित करने में ब्रिटिश को समर्थ किया। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अंग्रेजों तथा मराठों के बीच 7 वर्षीय युद्ध 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि से समाप्त हुआ। इसी प्रकार यादवों की संधि 1826 ईस्वी में अंग्रेजों तथा बर्मा के बीच हुई। इस संधि के बाद अंग्रेजी अधिकार वाले क्षेत्र का विस्तार हो गया तथा इसके प्रभाव में वृद्धि हुई। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 17 मार्च 1784 में मैंगलोर की संधि के बाद समाप्त हुआ। यह संधि किन दोनों लोगों के बीच संपन्न हुई? तो आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए, हैदर अली और अंग्रेज। ऑप्शन बी, टीपू सुल्तान और अंग्रेज। ऑप्शन सी, निजाम, हैदर अली और अंग्रेज। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि टीपू सुल्तान और अंग्रेज। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मार्च 1784 को हुई मैंगलोर की संधि टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश को वापस किया। इस संधि के बाद टीपू सुल्तान ने मराठों की सर्वोच्चता को नकारा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में ब्रिटिश सत्ता का शुभारंभ करने वाला युद्ध था। तो आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए, बक्सर का युद्ध। ऑप्शन बी, प्लासी का युद्ध। ऑप्शन सी, 1757 का स्वतंत्रता संग्राम। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि प्लासी का युद्ध। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ प्लासी के युद्ध से हुआ। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया। नवाब की सेना 3 राजद्रोहियों यानी कि मीर जाफर, यार लतीफ और राय दुर्लभ की सेना का नायकत्व में थी।
नवाब की एक अग्रगामी टुकड़ी जिसके नेता मीर मदान तथा मोहनलाल थे। सहसा एक गोली जो रणभूमि में ही मीर मदान मारा गया। रणभूमि में मीर मदान की मृत्यु के पश्चात सिराजुद्दौला ने मीर जाफर के कपटपूर्ण परामर्श से एक दिन के लिए युद्ध को स्थगित कर दिया। यही उसकी हार का वास्तविक कारण था। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों को तात्कालिक सैनिक तथा वाणिज्य लाभ प्रदान किए गए। उन्होंने कृषि उत्पादन और दस्तकारियों के क्षेत्र में अग्रणी 3 राज्यों बिहार, बंगाल, उड़ीसा में राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 है, टीपू सुल्तान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन संगत है? तो आपके स्टेटमेंट है स्टेटमेंट 1। तो स्टेटमेंट है आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है, टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपत्तनम में जोकोविन क्लब की स्थापना की। सेकंड स्टेटमेंट है, अंग्रेजों के विरुद्ध समर्थन प्राप्त करने हेतु टीपू ने अरब, कुस्तुनतुनिया, काबुल और मॉरिशस में दूत भेजे। तो नीचे दिए कूट के प्रयोग से सही उत्तर चुनिए। तो आपके ऑप्शन है केवल एक, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपत्तनम को अपनी राजधानी बनाया एवं यहाँ पर जोकोविन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। साथ ही उसने अपनी राजधानी में फ्रांस, मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए अरब, कुस्तुनतुनिया, आधुनिक इस्तांबुल और काबुल, मॉरिशस में अपने दूत मंडल भेजे। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असंगत है? कूट का प्रयोग कर उत्तर दीजिए। तो आपके फर्स्ट स्टेटमेंट है, टीपू सुल्तान ने नए कैलेंडर को लागू करना, सिक्का ढलाई की नई प्रणाली तथा माप तोल के नए पैमाने को अपनाया था। और सेकंड है, टीपू सुल्तान ने अपने पैदल सेना को यूरोपीय शैली में लैस किया था। थर्ड है, टीपू सुल्तान की संगठनिक क्षमता का ही परिणाम था कि उसके सैनिक उसके प्रति अनुशासित और वफादार थे। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अंग्रेजों के हाथों 1799 में मारे जाने तथा टीपू सुल्तान ने मैसूर पर शासन किया। वह जटिल चरित्र वाला और नए विचारों को ढूंढ निकालने वाला व्यक्ति था। समय के साथ अपने को बदलने की इच्छा के प्रतीक थे। एक नए कैलेंडर को लागू करना तथा सिक्का ढलाई की नीति प्रणाली का काम में लाना तथा माप तोल के लिए नए पैमाने को अपनाना उसके निजी पुस्तकालय में धर्म, इतिहास, सैन्य विज्ञान, औषधि विज्ञान और गणित जैसे विविध विषयों की पुस्तकें थी। उसकी पैदल सेना यूरोप की शैली में बंदूकों और संगीतों से लैस थी, लेकिन इन हथियारों को मैसूर में ही बनाया गया था। वर्ष 1796 के बाद उसने एक आधुनिक सेना खड़ी करने की कोशिश की। उसकी संगठनिक क्षमता या प्रमाण है कि जिन दिनों भारतीय फौजों के बीच अनुशासन का आम थी, सैनिक अंत तक अनुशासित तथा उसके प्रति वफादार रहे। तो इसमें से कोई गलत नहीं, सारे सही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। तो आपका ए है हैदराबाद, सादत खां, बुरहानुल मुल्क। बी है बंगाल, निजामुल मुल्क और आसफ शाह। सी है अवध, मुर्शिद कुली खां और अलीवर्दी खां। तो इसमें से कौन कौन सा सही है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि हैदराबाद, निजामुल मुल्क और आसफ शाह था। यहाँ से हैदराबाद से निजामुल मुल्क और आसफ शाह था। और बी का क्या होगा? बी का थर्ड, यानी कि बंगाल कौन था? मुर्शिद कुली खां और अलीवर्दी खां। अवध से कौन था? शहादत खां और बुरहानुल मुल्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो आपका ए है, प्रथम कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से समाप्त हुआ। बी, द्वितीय कर्नाटक युद्ध मैंगलोर की संधि से समाप्त हुआ। सी, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध बड़गांव का समझौता। डी, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध एक्सला सापेल की संधि। और इसका क्या है 5, श्रीरंगपत्तनम की संधि।
तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि प्रथम कर्नाटक युद्ध किससे समाप्त हुआ था? ये एक्सिला सापेल की संधि। तो ए का क्या हो जाएगा? 4। और तृतीय कर्नाटक युद्ध किससे समाप्त हुआ था? तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये आपका मैंगलोर की संधि से समाप्त हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध ये किससे समाप्त हुआ था? ये आपका हुआ था बड़गांव की संधि से। ठीक है, किससे हुआ था? बड़गांव की संधि से। तो ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला का साथ दिया था तो आपके कौन कौन है? फर्स्ट राय दुर्लभ, सेकंड कादिम खां, थर्ड मोहनलाल, फोर्थ मीर मदान, फिफ्थ राज बल्लभ। तो इसमें से आपके ऑप्शन हैं 3 और 4, ऑप्शन बी 1 और 5, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी 2 और 4। तो इसमें कौन सा सही है? इसका ए, यानी कि 3 और 4। किसने किसने सिराजुद्दौला का साथ दिया था? मोहनलाल और मीर मदान ने। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। 25 जून 1757 को मुर्शिदाबाद से 20 मील दूर प्लासी के मैदान में प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का यह निर्णायक युद्ध केवल कहने का युद्ध था। अंग्रेज पक्ष के केवल 29 लोग मरे, जबकि नवाब के लगभग 500 लोग मारे गए। मीर जाफर और राय दुर्लभ जैसे गद्दारों की कमान में नवाब की काफ़ी सेना लड़ाई में उतरी ही नहीं। नवाब के सैनिकों का एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही मीर मदान और मोहन लाल की अगुवाई में बहादुरी से अच्छी तरह लड़ता रहा। नवाब को मजबूर होकर भागना पड़ा, मगर वह पकड़ा गया और मीर जाफर के बेटे मीरन के हाथों मारा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए निम्न में से किन देशों के साथ संपर्क स्थापित किया? तो आपके समय फर्स्ट फ्रांस, सेकंड अरब, थर्ड अफगानिस्तान, फोर्थ मॉरिशस, फिफ्थ तुर्की। तो आपके ऑप्शन हैं 1 2 4, बी 2 3 5, सी 1 2 3 4, डी 1 2 3 4 5। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि सबके साथ। फ्रांस, अरब, अफगानिस्तान, मॉरिशस और तुर्की। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका पुत्र टीपू मैसूर का शासक बना। थॉमस मुनरो ने टीपू को नई रीति चलाने वाला अशांत आत्मा कहा। हैदर अली के बाद टीपू ने अंग्रेजों से संघर्ष जारी रखा। अंग्रेजों को निष्कासित करने हेतु टीपू ने अरब, अफगानिस्तान, फ्रांस, तुर्की, कुस्तुनतुनिया और मॉरिशस आदि जगहों पर अपने दूत भेजे और उनसे मदद मांगी। श्रीरंगपत्तनम में टीपू ने एक स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया था। तो ये रहे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं कल एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सब खैर।